अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले लिसनर्स एंड रीडर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला के यहाँ पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे। आप लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। इस वक़्त नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर आप सब सुन रहे हैं नमल, नम्र अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। तो आइए शुरू करते हैं। मगर आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। वो फ़ौरन भागी। फिर उल्टे कदमों वापस आई। फ़ारिस के कान के करीब झुककर मासूमियत से पूछा, क्या जो अभी इटालियन के बारे में इरादा ज़ाहिर किया था, वो वापस ले सकती हूँ? फ़ारिस ने सिर्फ घूरा। वो दोनों हाथ उठाकर सॉरी सॉरी कहती अंदर भाग गई। जल्दी जल्दी तैयार हुई, ऐनक उतार कर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए। उफ! आँख में डाले नहीं जाते थे। बार बार फुड़क कर बाहर निकल आते। मुश्किल डालने की आदत ना थी। फूफो की शादी के लिए खरीदे थे। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी के इतराफ में पिन लगाकर खुले रहने दिए। नया परस उठाया जो 3 माह कबल इंग्लैंड से वापसी पे सारा लाई थी। बाहर आई। वारिस और सारा आ चुके थे। वारिस की गाड़ी के करीब फारिस और वो खड़े बातें कर रहे थे। फारिस फिक्रमंदी से कह रहा था, तुम इस्तीफा नहीं दोगे? भले आज पहली दफा ही मांगा है, मगर मत देना। साथ ही हन्ना की तरफ चाबी उछाली। उसने कैच की। फारिस की गाड़ी तक आई। फ्रंट सीट पे बैठकर शीशा खोल दिया। उन दोनों की बातों की आवाज़ पहुंचने लगी। मैं जिस केस का आईओ हूँ, उससे मुतल्लिक लोगों के ताल्लुकात हैं। फातमी से। इलियास फातमी मेरा बॉस। मुझे लगता है वो मुझे बेच आया है। वारिस के चेहरे पे बज़ाहिर सुकून था, मगर वो इस तरह छुपा रहा था। तुम किस केस के आईओ हो? जाहिर है ये मैं नहीं बता सकता। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ओके, मगर नुदरत सादी सीम बाहर आ रहे थे। फारिस ने रुक कर परेशानी से वारिस को देखा। तुम बस अभी कुछ मत करना। हम कल इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे निकलना है, मगर तुम इस्तीफा नहीं दोगे। ठीक है ना वारिस? उसको तंबीह करता वो बार बार दोहराता वापिस गाड़ी की तरफ आया। वारिस सर हिलाकर फीका सा मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ मुड़ गया। फारिस अंदर बैठा। चाबी घुमाई, कार रिवर्स की। हुनैन ने देखा उसका उलझा हुआ चेहरा बेहद फिक्रमंद था। एक लम्हे को उसने जहन में दोहराया, इलियास फातमी, इलियास फातमी। फिर अलीशा से मिलने का ख्याल ज़हन पे छाता गया। लब आप ही आप मुस्कुराने लगे। वो मगन सी विंडो स्क्रीन देखने लगी। सड़क को काटती सफ़ेद धारियाँ वक्फे वक्फे से गाड़ी तले आकर गायब हो जाती। उसने गिना, 3, 3, 3, 1, टोटल 10। और फिर से गिनती शुरू। बने हैं अहले हवस, मद्दी भी मुनसिफ भी। किसे वकील करे, किसे मुंसफी चाहे। सोनिया की दूसरी सालगिरह की दावत कसरे कारदार के लॉन की बजाय लिविंग रूम और मलहिका डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, सन रूम वगैरह में मुनक्किद की गई थी। सारे दरवाजे स्लाइडिंग थे। दीवारों में घुसा दिए गए थे। घर का ग्राउंड फ्लोर खुला सा कमरा बन गया। मेहमान इधर उधर टहल रहे थे। शेरीन दाखिली दरवाजे पे मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेहमानों को रिसीव कर रही थी। फर्शी जामनी मैक्सी में मलबूस अपना इज़्तिराब छुपाने की कोशिश करती, इधर-उधर हाशिम को तलाश करती, फिर मसरूफ़ हो जाती। सीढ़ियों के ऊपर कमरों के आगे बनी रेलिंग के साथ स्याह गाउन में मलबूस बाहरात खड़ी थी। सर्द गहरी मुस्कुराहट के साथ एक खातून से बात कर रही थी। बाल समेटकर बाएँ कंधे पे डाले थे। दफ़अतन हाशिम पीछे से चलता आया। कोट का बटन खुला था। लब भींचे हुए और आँखों में सख्ती थी। उसने, मुझे अपनी माँ चाहिए कुछ देर के लिए, कहकर जवाहरात की कोहनी थामी और अपने हमरा आगे ले गया। वो कदरे हैरान, कदरे चौंकती साथ खिंची चली आई। हाशिम, ये श्श, वो इसी स्टडी में लाया। खावर पहले से मौजूद था। जवाहरात ने तशवीश से उसके मुकाबिल खड़े उसे देखा। तुम ठीक हो हाशिम? अभी बिल्कुल नहीं। बालों में हाथ फेर कर गहरे सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। थकान से माँ को देखा। हम किसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो जानते हैं। जवाहरात का सांस रुक गया। तुम्हारा बाप जानता है? अगर वो जानते होते तो क्या मैं यहाँ आपको जिंदा खड़ा नजर आता? वो तल्खी से उसे देखकर बोला। जवाहरात का सांस बहाल हुआ। नैब वाले, वो हमारी कंपनीज की तफ्तीश कर रहे थे, मगर इनको हमारी दहशतगर्दों के ग्रुप के लिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग की मालूमात मिल गई। केस के सरबराह ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस्तीफा ले लेगा, मगर मालूम है वो कौन है? कौन? वो एक टिक उसे देखते बोली। फारिस का सौतेला भाई वारिस। आगे आप खुद समझ सकती हैं कि डैड तक मेरी और आपकी इन सरगर्मियों को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जवाहरात ने डाल सी होकर कुर्सी पे गिर गई। सर हाथों में गिरा लिया। मसला ये है मैम कि वारिस का बॉस वो केस फाइल्स हमारे हवाले नहीं करेगा।
खबर ने कहना शुरू किया, वो खुद पे कोई आंच नहीं आने देगा, हमें वारिस को खुद चेक करना होगा। जवाहरात ने सर उठाकर गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। तो तुमने इसीलिए अपने बाप से फारिस के भाई को फोन करवाया ताकि वो पार्टी में जरूर आए? और अभी अब मैंने देखा वो आया भी खड़ा है नीचे। हम 3 दिन से उसको फॉलो कर रहे थे मैम। वो हॉस्टल में रह रहा है, बीवी अपनी माँ के साथ होती है, उसका लैपटॉप फाइल्स ये सब हॉस्टल के कमरे में होता है। वो उधर है और मैं इसके हॉस्टल जा रहा हूँ। हमें चेक करना है कि इसके पास क्या क्या है और उसने किस किस को दिखाया है वो सब। और तुम मुझे ये सब अब बता रहे हो? वो फट पड़ी। गुस्से से दोनों को देखा, क्योंकि कल आप इंग्लैंड से वापस आई हैं और आप अभी मुझे नजर आई हैं। जवाहरात बफर कर हाशिम के सामने खड़ी हुई और गुर्राई, तुमने कहा था कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम सब संभाल लोगे, तो फिर ये सब क्या है? मैं कोई आदि मुजरिम नहीं हूँ। 2 साल भी नहीं हुए मुझे ये काम करते हुए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी नजरों में आ जाऊंगा। मगर जवाहरात नफी में सर हिलाती उसको सुने बगैर मुस्तरिब सी बोले जा रही थी। हाशिम, हाशिम, इस सब को खत्म करो, इसका मुंह बंद करो, कुछ भी करो, मगर जल्दी। एक सख्त नजर इन दोनों पे डालकर वो बाहर निकल गई। हाशिम फौरन खाबर की तरफ पलटा। उसको बिल्कुल भी नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम उसके हॉस्टल गए हो। उसके जाने से पहले आ जाना, क्योंकि अगर उसे कुछ इल्म हुआ तो वह इंतकाम में आकर ऐसी जंग शुरू करेगा जो मैं नहीं चाहता। यस सर। खाबर उसके साथ बाहर निकला। दोनों सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग तक आए। हाशिम ने नीचे देखा। दाहिने हिस्से पे शेरीन सारा से मिल रही थी, साथ में 2 बच्चियां भी थीं। 8 साल की जुड़वा, कश्मीरी सेब जैसे गालों वाली, शर्मा शर्मा कर माँ के साथ पीछे छुपती। हाशिम ने खामोशी से उनको देखा। गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मासूम हुई। आहिस्ता से बोला, वारिस को हर्ट मत करना खाबर, उसके बच्चे छोटे हैं। खाबर इस बात में सर हिलाकर सीढ़ियां उतरने लगा। दाखिली दरवाजे तक पहुंचा तो वारिस अंदर आ रहा था। उसने खाबर को रोका। वो रुका, सांस भी गोया रुक गया। मैं सेल फोन साथ ला सकता हूँ, मुझे जरूरी कॉल्स की फिक्र है। मोबाइल की तरफ इशारा किया। नपातुला अंदाज गौर से खाबर का चेहरा देखता आ गया था, मगर खिंचा खिंचा सा था। श्योर सर। खाबर सर को खम देकर आगे बढ़ गया था। हाशिम गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज करता मुस्कुराता हुआ नीचे आया। वारिस को नजरअंदाज किया। वो तब तक छुपता था जब तक मुकाबिल शक में हो। जब हकीकत खुल जाए वो छुपा नहीं करता था, एतराफ कर लेता। इसीलिए वारिस से कोई बात नहीं की। सारा की तरफ आया। वो जुमर के साथ खड़ी थी। अजली सादा अंदाज में कहती, 1.5 हफ्ता रह गया फंक्शन शुरू होने में, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बिल्कुल ब्लैंक। जुमर ने मुस्कुराते हुए शाने उचकाए। वो मैरून लंबी कमीज पे फूलदार दुपट्टा कंधे पे डाली खड़ी थी। घुंघरियाले बाल खुले थे। हाशिम ने पुश्त से उसके बाल देखे और घूमकर सामने आया। हेलो सरा। ओह, हेलो डियर। जमर जरा सा मुड़ी, मुस्कुराई, फुर्सत से उसे देखा। थैंक यू हाशिम, बहुत अरसे से आपने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा। बहुत अरसे से मेरे अजीज को क्रिमिनल लेजिग्नेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जुमर ने सर झटक कर जूस का गिलास होंठों से लगाया। वो सारा की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप कब आई इंग्लैंड से? मुझे 3 माह हुए हैं हाशिम भाई। घर वगैरह लेने के चक्कर में सारा वक्त गुजर गया। जॉब अभी इसी माह से शुरू की है। वो खुशगवारी से बताने लगी। तो घर में कब शिफ्ट होना है? बस अगले हफ्ते। वो खुश थी। अब हम एक फैमिली होंगे। हाशिम ने मुस्कुराकर बच्चियों को देखा। एक का गाल नरमी से छुआ। इनके नाम? अमल और नूर। सारा ने अपने पीछे छुपती नूर को सामने करना चाहा, मगर वो राजी ना थी। हाशिम मुस्कुरा कर रह गया। फिर कुछ देर बाद जवाहरात को उधर ले आया। जुमर, ये मेरी मम्मी है और ये हमारी पब्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स जुमर यूसुफ। जवाहरात मुस्कुराकर गाल से गाल मिलाकर उससे मिली। फिर अलहदा होकर भरपूर अंदाज अंदर तक उतरती नजर डाली। शादी की आंटी हूँ। फिर जवाहरात को जरा फासले पे खड़े बड़े अब्बा से मिलवाने ले आया। वारिस साथ ही खड़ा था। हाशिम बादस्तूर उसे नजरअंदाज करता रहा। वो अपनी आदत से बरखिलाफ नहीं जा सकता था। जायज थी या नहीं, तेरे हक में थी। करता था जो कभी, वो वकालत तमाम शुद्ध। लिफ्ट होटल के मतलूबा फ्लोर पर रुकी, दरवाजे खोले। पुरजोश सी हुनैन और मुंह में कुछ चबाता बेतासुर सा फारिस बाहर निकले। आगे कमरों की राहदारी थी। दोनों तरफ दरवाजे, खवाबीदा बत्तियां रोशन थी। हनैन ने बड़े प्यार से साथ चलते फारिस को देखा। थैंक यू मामू, आप मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाने लाए। इट्स ओके। तो क्या करती है तुम्हारी फ्रेंड? हुनैन चलते चलते रुकी। कदरे चौंक कर फारिस को देखा। सॉरी?
मतलब पढ़ती है या जॉब वगैरह? वो भी साथ खड़ा हो गया। अलीशा के कमरे का दरवाज़ा चंद कदम दूर था। पढ़ाई तो छोड़ दी, कॉलेज नहीं से आ सकी, ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब पता नहीं क्या करती है। और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? मुझे नहीं पता, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो आपकी उलझी थी। तुमने रास्ते में कहा तुम उसे 3 साल से जानती हो, मगर तुम्हें उसकी बुनियादी मालूमात ही नहीं मालूम। मैंने कभी पूछी नहीं। वो दोबारा चलने लगे, मगर अब के फ़ारिस मुस्तरब सा था और हुनैन उलझी हुई थी। रूम के बाहर आकर फ़ारिस ने कुछ सोचकर उसे देखा। मैं अंदर आना चाहूँगा। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें दुरुस्त जगह लाया हूँ या नहीं। श्योर। हुनैन ने कदरे नाखुशी से कहते हुए दस्तक दी। दरवाज़ा जल्द ही खुला और खुलता चला गया। स्याह शोल्डर कट बालों और सुरमई सब्ज आंखों वाली गोरी सी अलीशा सामने हुई। मुस्कुराहट लबों पे फूटती थी। स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस थी, जिसके बाजू कोहनी तक थे, खुले से। कदरे शरारत, कदरे शर्माहट से वो हुनैन से गले मिली, अलग हुई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हुनैन लब दबाए मुस्कुरा रही थी। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर उसने फारिस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल। हुनैन ने तारुफ करवाया, फिर अंदर आए। फारिस तीखी नजरों से अलीशा को देखता, फिर इधर उधर देखता, सोफे पे आ बैठा। हुनैन गर्म जोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई। फारिस खामोशी से बैठा इन दोनों को तेज तेज अंग्रेजी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थी। अलीशा ने इस दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की, ऑर्डर दिया। वापस आकर बैठी तो शाइस्तगी से फारिस से पूछा, और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। वो बगौर इसको देखता बोला, और आपकी जॉब क्या है? अलीशा ज़रा चटकी, हुनैन को देखा, फिर फारिस को और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफी के लिए काम करती हूँ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने इधर आए हैं, और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी, हालांकि आप कभी कॉलेज नहीं गई। अलीशा ने चौंक कर हनैन को देखा, जिसने बेचैनी से पहलू बदला था, फिर फारिस को। मुस्कुराहट मद्धम हुई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीखी मकामात को कवर करेंगे। वो गर्दन ऊंची करके मुस्कुराकर बोली। फारस ने अब्रू उठाकर उसे संजीदगी से देखा। इस्लामाबाद के तारीखी मकामात को? जी। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के 33 सालों में इस्लामाबाद में कोई तारीखी मकाम मिला ही नहीं। क्या आपको नेट जियो वालों ने ये नहीं बताया कि ये शहर 60 की दहाई में बनाया गया एक मसनूई शहर है? अलीशा ने थूक निकला। मेरा मतलब था तरीही अहमियत के हामिल इमारतें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। तो आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपने कैमरे दिखाएं। फारस ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ तलाशा हो। हुनैन बिल्कुल चुप सी होकर बैठी बारी बारी दोनों का चेहरा देखती, समझ नहीं पा रही थी कि गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीशा की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वो ज़रा रुकी और फिर रवानी से बोलती गई, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ। मुझे मुख्तलिफ कंपनी अपनी वेबसाइट्स चेक करने के लिए हायर करती हैं। ये एक फ्री लॉन्स जॉब है। ये फिक्रे मुझे आपका पहला सच मालूम हुए हैं। फारिस के कहने पर उसकी रंगत फीकी पड़ती गई। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये सब घड़ रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप घड़ रही थी उसमें बहुत झूल है। हुनैन परस उठाकर उठ खड़ी हुई। अलीशा और फारस ने बेइख्तियार उसे देखा। बैठो प्लीज। नहीं, हमें पार्टी पे जाना है, हमें देर हो रही है। चले मामू। और फिर वो अलीशा के इज़हार पर भी नहीं रुकी। अलीशा ने एक गिफ्ट पैक इसके साथ कर दिया। उसने खोला भी नहीं, लब भींचे, तुंदी से अब्रू सुकेड़े राहदारी में चलती गई। वो अच्छी लड़की है, मगर वो बहुत कुछ छुपा रही है, और ये नेट डियो वाली कहानी बिल्कुल। फारिस संजीदगी से साथ चलता कह रहा था कि वो तैश से इसकी तरफ घूमी। थैंक यू सो मच मामू, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो करने का जिसका आपको हक ना था। एहसास तौहीन से उसका चेहरा सुर्ख तहने लगा। मैंने सिर्फ चंद सवाल किए थे। मुझे हक है कि मैं तुम्हारी इंटरनेट फ्रेंड को चेक कर सकूं। क्या मैं क्या ऐसे किया जाता है मेहमानों के साथ? वो कितना हर्ट हुई होगी। इससे बेहतर था कि आप मुझे लाते ही ना। वो झूठ बोल रही थी और मैं उसका झूठ पकड़ रहा था। क्या मैंने कभी आपकी बातें पकड़कर पुप्पो को बताया कि वो नोज़पिन आपने उनको भेजी थी? शिद्दत जज्बात में जो इसके मुंह में आया बोलती गई, बोलती चली गई, और एहसास होने पे एकदम चुप हुई। सांस तक रुक गया। फारस ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में ताज्जुब, बेयकीनी, खत्ता के सदमा भी था। वो इसी तरह इसे देखता रहा, जो अब बज़ाहिर खुद को संभाले खड़ी अंदर से डर रही थी।
तुम कौन हो हुनैन? हाँ, तलही अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मशक़े सितम करते रहेंगे। हल्का हल्का म्यूजिक पसे मंजर में बज रहा था। हाशिम गिलास पकड़े मुस्कुराता हुआ लिविंग रूम के उस कोने में आया जहां जरताशा खड़ी थी। फोन पे बार बार नंबर मिलाकर मायूसी से बंद करती। स्याह साड़ी में मलबूस स्याह बाल बिल्कुल शेरीन के अंदाज में कटे। फोन बंद करते हुए गर्दन उठाई तो हाशिम को सामने खड़े देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो फीका सा मुस्कुराई। उसकी आंखें बड़ी और स्याह थी और रंगत सुनहरी। परेशान हो? जरताशा ने इस बात में गर्दन हिलाई। फारस मालूम नहीं किधर रह गए। फिर करीब खड़े सादी को पुकारा। सादी। वो जो हंसते हुए जुमर से कुछ कह रहा था पलटा और ताबेदारी से चलता उधर तक आया। जी। फारस। ओह हाँ, वो हन्ना को उसके फ्रेंड की तरफ लेके गए हैं। अम्मी ने मना भी किया मगर तभी किसी ने सादी को पुकारा। वो मुस्कुराकर हाशिम भाई को देखता वापस चला गया। हन्ना। ओह, वो सादी की छोटी चालाक बहन। हाशिम को याद आया। उसने मुस्कुराते हुए गहरी नजरों से जरताशा के चेहरे पे छुपा दबा दबा गुस्सा देखा। यानी फारस एक दफा फिर किसी अहम मौके से गायब है। घर से पार्टी के लिए तैयार होकर निकले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ। वो हर तकरीब पर तो यूं नहीं करते। हाँ, वो सिर्फ उस तकरीब पे यूं करता है जहाँ ये होती है। धीमे से कहते हाशिम ने अबरू से इशारा किया। जरताशा ने चौंक कर उस तरफ देखा। साथी और जुमर जवाहरात के साथ खड़े थे। जरताशा ने उलझ कर वापस हाशिम को देखा। ये तो सादी की फूफो हैं और फारिस की पुरानी टीचर भी। क्या तुम्ही ने मुझे नहीं बताया था कि जुमर के वालिद ने जो तुम्हारी शादी की दावत की थी उससे भी फारिस थोड़ी देर बाद गायब हो गया था। और जब मैंने तुम सबको जुमर समेत इनवाइट करना चाहा था तो उसने मुझसे खुद कहा कि मुझे जुमर को नहीं बुलवाना चाहिए, सिर्फ घर के लोग काफ़ी हैं। तो ओह, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फारस ने जुमर का रिश्ता मांगा था मगर किसी वजह से इनकार हो गया। सादी ने एक दफ़ा मम्मी को बताया था। हाशिम ने जरा से शाने उचकाए। जरताशा हक तक सुनती रही। मैंने तो ये कभी नहीं सुना। तुम्हारी शादी को हुए भी कितने दिन हैं? सिर्फ 5 माह। सरताशा ने गर्दन पूरी मोड़कर जुबर को देखा। जुमर अब सारा से बात कर रही थी। नीम रुख दिखाई देता, घुंघरियाली लट गाल पे गिरती, दमकता चेहरा मुस्कुराहट से भरपूर। हीरे की लौंग इसी तरफ थी। जरताशा ने तुंदी और गुस्से से वापस रुख फेरा। ओके, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। मुझे यकीन है इन दोनों के दरमियान अब कुछ नहीं है। ये एक पुरानी बात थी। जरा वक्फा देकर गिलास लबों से लगाया फिर बोला। ये साड़ी अच्छी है। क्या उसी डिजाइनर की है जहाँ शैरी तुम्हें लेकर गई थी? जरताशा की आंखों में उदासी छाई। गर्दन दाएं से बाएं हिलाई। फारिस ने कहा वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। ये क्या बात हुई? पेमेंट शैरी के बिल में हो जाती। तुमने मुझे बताया होता। फारिस को अच्छा न लगता। रहने दे हाशिम भाई। वो उदासी से रुख मोड़ गई। औरंगजेब कारदार गुजरते हुए सादी के पास रुके। जुमर को देखा तक नहीं, सिर्फ तने अबरू से इससे सवाल किया। तुम्हारी बहन नहीं आई? चेहरे पे सख्ती और सर्द मेहरी थी। सादी फौरन उसे वजह बताने लगा। वो हो करके आगे बढ़ गए। सादी वापस आया तो जुमर सारा से बात कर रही थी। वो बोर सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी दाखिली दरवाजे से जगह छोड़कर आती शरीन पे नजर पड़ी। उसने भी एक से तेज सख्त नजर सादी पे डाली और आगे बढ़ गई। वो खामोश रहा। नौशेरवां इंग्लैंड ही में था। अगर वो होता तो शायद शादी पार्टी में ना आता। लाउंज के कोने में खामोश खड़े सबको बारीक बीनी से देखते वारिस का मोबाइल बजा। उसने फ़ोन निकाला और पैगाम देखा। सिस्टम ऑन का अलर्ट आ रहा था। वारिस अपनी जगह मुंतमिद हो गया। उसका कंप्यूटर उसके कमरे में था और उसको पैगाम भेजकर बता रहा था कि कोई उसे ऑन कर रहा है। तो क्या कोई उसके कमरे में था? उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। वो सारा के करीब आया, हल्की सी सरगोशी की। मैं एक कॉल करने लॉन में जा रहा हूँ। ज़्यादा देर हो जाए तो कह देना कि मैं कहीं आगे पीछे हूँ। अगर जल्दी ना आऊँ तो फारस तुम्हें घर ले जाएगा। वो हैरान सी मुड़ी, समझकर अच्छा कहा, और वारिस धीमी रफ्तार से चलता निकल आया। बाहर आकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। डाइनिंग हॉल के कोने में खड़े बज़ाहिर किसी से मुस्कुराकर बात करते हाशिम को इल्म तक नहीं हो सका कि वो कब वहाँ से निकला है। ये रिपोर्ट इसे खाबर दिया करता था और खाबर नहीं था। ना उसकी कोई कॉल आई थी। हाशिम का बामुश्किल छुपाया इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था। जीने के फसाने रहने दो, अब इनमें उलझ कर क्या लेंगे।
होटल के रेस्टोरेंट एरिया में जर्द रोशनियों ने सहर अंगेज सा फसूं तारी कर रखा था। हुनैन और फारिस आमने सामने बैठे थे, यूं कि हुनैन का सर झुका था। वो घर नहीं गए, यहीं आगे थे। अब अपनी जुबान की फिसलन पे हुनैन शर्मिंदा थी। तुम्हें कैसा पता चली नौस्पिन वाली बात? फारिस ने संजीदगी मगर नरमी से पूछा। हुनैन ने खफा खफा सा चेहरा उठाया। आपकी गाड़ी में देखी थी, मुझे क्या पता था कि आपको पुप्पो को यूं भेजेंगे। मैंने यूं नहीं भेजी थी। फारिस के माथे पे आदतन बल पड़े। साफ बात करता हूँ, उस वक़्त मुझे लगा मेरी उनसे शादी हो जाएगी और वो मेरी लिखाई पहचान जाएंगी। नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई और देखकर गलत ना समझ ले। फिर आपने सरताशा आंटी से शादी क्यों कर ली? क्योंकि तुम्हारे फूफो ने रिश्ते को इनकार हो गया था। बात ख़त्म। आपा कह रही थी जरताशा से कर लो, मैंने कर ली। मैं इस शादी से खुश हूँ, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे गुस्सा है फूफो पे कि उन्होंने इनकार क्यों किया। उनकी वालदा ने इनकार किया था, उनको तो मालूम भी नहीं होगा। मैं नहीं मानती। वट एवर हाना, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात अपने जहन से निकाल दो। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। अब उनकी शादी हो रही है, कोई भी बात हमारे मुंह से ऐसी नहीं निकलनी जो इनको हर्ज करे। ओके। हुनैन ने सर मजीद झुका लिया। फारिस चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उनको कहना ये लोग अब उन पे सूट नहीं करती, उसको उतार कर कोई और पहन ले। मैंने कहा था, आपकी शादी के अगले दिन ही कहा था, मगर वो कहती हैं मुझे इसकी आदत हो गई है और मैं तब्दीलियों के साथ बहुत देर एडजस्ट करती हूँ, सो इसी को पहने रखूंगी। फारिस ने सर हिलाया, पीछे होकर बैठा, जूस का गिलास लबों से लगाया और मुस्कुराया। तुमसे तो डरना चाहिए हुनैन। हल्का सा मुस्कुराकर हुनैन ने नजरें उठाकर उसे देखा। इसीलिए आप अलीशा की फिक्र ना करें, वो कोई झूठ नहीं बोल रही। अब हम चलते हैं, पार्टी पे भी जाना चाहिए। वो उठ गई तो फारिस वॉलेट निकालता खड़ा हो गया। वो आए तो सरे मक्तल, तमाशा हम भी देखेंगे। ये शब की आखिरी सात गराक ऐसी भी हो हमदम। वारिस काजी के हॉस्टल के कमरे में अंधेरा था। खाबर हाथों पे दस्ताने चढ़ाए कुर्सी पे बैठा गौर से स्क्रीन को देखता। लैपटॉप पे टाइप किए जा रहा था। यके बाद दीगरे डॉक्यूमेंट्स खुलते जा रहे थे। डॉक्यूमेंट्स एनक्रिप्टेड थे। इनके ताले तोड़ने में वक्त लगा था और अभी तो बहुत सा काम रहता था। बार बार मुहतात नजरों से दरवाजे को भी देखता, जिसे वो अंदर से बंद कर चुका था। यकायक बाही जूतों की आवाज़ आई। खाबर फुर्ती से उठा, लैपटॉप ऑफ किया जो कॉपी कर रहा था, उसकी फ्लैश खींच ली, खिड़की की तरफ आया, फिर वापस मुड़ा। ओहो, खिड़की नहीं। वो कद-आदम अलमारी में आ खड़ा हुआ, पट बंद कर दिए, तैयार चौकन्ना। उधर कोई अलमारी खोलता, उधर वो उस पर हमला करता। चाबी घुमाने की आवाज़ उसे सुनाई दी, फिर दरवाज़ा खुला। डैम इट! ये वारिस होगा। हाशिम साहब ने इसे क्यों नहीं बताया कि वो पार्टी से निकल चुका है? उसे खौफत हुई। पट की ज़रा सी दर्ज खोले रखी थी। वारिस अंदर आया, कोट सोफे पे फेंका, जल्दी से खिड़की चेक की। वो अंदर से बंद थी। फिर लैपटॉप की तरफ आया, उसकी स्क्रीन उठाई, वो बंद था। वारिस ने उस पे हाथ रखा, गर्म था, यानी कि कोई उधर था। उसने लैपटॉप ऑन किया और कुर्सी खींचकर बैठा, साथ ही मोबाइल निकाला, कॉल मिलाकर कान से लगाया। खाबर ने दरवाजे को पकड़े पकड़े आगे होकर दर्द से झांका। वारस की इसकी तरफ पूछती थी। वो इतना करीब था कि खाबर इसकी सांस की आवाज़ भी सुन सकता था। अपना सांस उसने मुंह पे दूसरा हाथ रखकर गोया दबा रखा था। सर, मैं जानता हूँ आपने मुझे हाशिम के हाथों बेच दिया है। वारिस गुस्से से फ़ोन पे कह रहा था, इसलिए अब आप चाहें तो मुझे मुअत्तल कर दें, मगर वो तमाम सबूत और रिकॉर्ड्स मैं एक दूसरी एजेंसी को भेज रहा हूँ। अब हम दोनों ये राज जानने वाले वाहिद बंदे नहीं रहेंगे। अब हाशिम और उसकी माँ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तले तफ्तीश होने से आप नहीं रोक सकते। क्या आपने सुना जो मैंने कहा सर? और गुस्से से फ़ोन बंद करके मेज़ पे डाला। वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। गम, गुस्सा, बेबसी और उसके वजूद से छलकती थी। अब आ रही पार, बस अब वो जो करेगा ना, सारी दुनिया देखेगी। वो एक फैसला करके अब ईमेल खोल रहा था। ईमेल का ऑप्शन क्लिक किया, फारिस का एड्रेस डाला, लब भींचे, सोचते हुए वो डॉक्यूमेंट्स खोलने लगा। उसे क्या क्या भेजना था। खावर की आंखें फिक्रमंदी से सुकड़ी। उसने फारिस के नाम के पहले हरूफ पढ़ लिए थे। वो जानता था कि इस सब का क्या मतलब है। बस एक लम्हा लगा या उसने फैसला करने में, और आंधी तूफान की तरह पट धकेले। वारिस चौंक कर पलटने लगा, मगर उससे पहले ही खाबर ने पिस्तौल उसके सर की पुश्त पे दे मारा। वो औंधे मुंह कंप्यूटर टेबल पर जा गिरा और नीचे लुढ़क गया।
लम्हे भर को सारे में सकूत छा गया। खावर झुका और उसे सीधा किया। उसकी बंद आंखें खोली। वो कराहा भी था। खावर को भी देखा। आंखों में शदीद तैश छलकने लगा। उसने खावर का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। तुम्हें हाशिम ने भेजा है ना? मगर खावर ने सख्ती से उसके दोनों हाथ पकड़कर मरोड़े। उसे ऊंधे मुंह गिराया। कमर पर घुटने से दबाव देकर गिराए रखा और हाथ पीछे करके पकड़े। बामुश्किल काबू किए। जेब से रस्सी निकाली जो वो किसी भी ऐसे मौके के लिए साथ लाया था। हाथ बांधे। वारिस की आंखें सर में उठते दर्द की चीसों की शिद्दत से बंद हुए जा रही थीं। मगर वो खुद को होश में रखने और मजामत की कोशिश कर रहा था। उसने टांग मोड़कर खावर को धकेलना चाहा, मगर खावर उससे ज्यादा मजबूत और ट्रेंड था। उसने सख्ती से उसे नीचे दबाए रखा और उसकी एड़ियां एक साथ बांध दी। फिर खड़ा हुआ। कपड़े झाड़े, बूट वारिस की कमर पे रखकर उसे करवट लेने से रोके। उसने मोबाइल निकाला। हाशिम अभी तक मुस्कुराकर वहीं खड़ा किसी से बात कर रहा था। जब मोबाइल बजा, उसने खाविर का नाम देखा। मुस्कुराहट सिमटी। वो माजरत करता तेजी से ऊपर आया। कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और मोबाइल कान से लगाया। हाँ बोलो। आपको मुझे बताना चाहिए था कि वो वहां से निकल चुका है। वो यहाँ से निकल चुका है? हाशिम ने बेयकीनी से दोहराया। वो मेरे सर पे आ गया। मुझे इसको ज़ीर करना पड़ा। वो फारिस को सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? उसने तुम्हें देख लिया? हाशिम दबा दबा सा घुराया। चेहरा सफ़ेद पड़ा था। आपने ये फाइल्स नहीं देखी हैं? इसके पास सब सबूत हैं, गवाह है, रिकॉर्ड्स हैं, आपके साइन शुदा कागजात। और अगर मैं इसको ना रोकता तो ये सब फारस को भेज देता। लानत है तुम्हारे ऊपर खौवर। एक काम तुम ढंग से नहीं कर सके। हाशिम कमरे में चकराता गुस्से से कह रहा था। वारिस ने नकाहत से गर्दन मोड़ी। खलक से फंसी फंसी सी आवाज निकली। हाशिम से कहो वो हिसाब देगा। हावर ने कोफत और गुस्से में जोर से उसकी पसली पे बूट की ठोकर मारी। वो हल्का सा मुस्कुराया। अब बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है? इसका किस्सा खत्म हो जाए तो कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। नहीं, हरगिज नहीं। वो बेचैनी से बोला। चेहरे पे पसीना आ रहा था। पेशानी पे हाथ रखे वो बेंच के किनारे बैठता गया। इर्द गिर्द गोया धमाके हो रहे थे। सर, जल्दी बताएं क्या करूं? ठहरो, मुझे चंद लम्हे दो। चंद लम्हे खौबर। उड़, उड़ी रंगत और वीरान आंखों से कहते हुए हाशिम ने मोबाइल कान से लगाए दरवाज़ा खोला। रेलिंग के ऊपर खड़े होकर देखा। लाउंज के वस्त में सारा की बेटियां खड़ी थी। सारा जमीन पे झुककर इनमें से एक के जूते का स्टेप बंद कर रही थी। साथ ही नरम खफगी से उसको कुछ कह रही थी। यकीनन कोई ऐसी बात जो बचपन में उसकी माँ उससे कहा करती थी। खुले तस्मे के जूतों से नहीं भागो। तस्मा जूते तले आया तो औंधे मुंह गिरोगे। वो एक टिक कमजोर निगाह ज़दा सा इन दो मासूम बच्चियों को देखता रहा। गर्दन खुद ब खुद नफी में हिली। क्या वो ऐसा कर सकता था? क्या उसके पास ये सब करने की वजह उनकी मासूमियत से भी अजीम थी? उसकी निगाहें उनसे गुजरकर फासले पे खड़े औरंगजेब कारदार पर गई और फिर उन्हीं पर ठहर गई। वो एक सियासतदान दोस्त के साथ खड़े हंसकर कुछ कह रहे थे। वो खुश थे या सियासत की रिहर्सल कर रहे थे? नया कैरियर, नया जुआ। क्या वो इस मौके पे इनका कोई स्कैंडल शाया होना अफोर्ड कर सकता था? कोई अफेयर होता, कोई नाजायज औलाद तो भी चल जाता, मगर कबायली इलाकों के दहशतगर्दों से ताल्लुकात कभी भी नहीं। हाशिम वापस कमरे में आया। फोन अभी तक कान से लगा था। खावर मुंतजिर था। हाशिम ने खुद को कहते सुना, खावर, इसे खुदकुशी लगना चाहिए। और मोबाइल बेड पे फेंक दिया। कोच भी उतार कर साथ ही डाला। खावर ने हुक्म सुनकर आंखें बंद की। फिर चंद गहरे सांस लिए आंखें खोली। बोझ वारस की कमर से हटाया। झुक कर उसे उठाया। वो नीम जान सा बामुश्किल खड़ा हो पाया। आंखें बार बार बंद हो रही थी और वो इनको खोलने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या चाहते? खावर ने जेब से रुमाल निकाल कर उसके मुंह में ठोंसा। मेज करीब की और वारिस को इस पे बिठाया। फिर गर्दन उठाकर पंखे को देखा। अपने कमरे में चलते हाशिम के कदम मन मन भर के हो रहे थे। वो बाथरूम तक आया। चौखट को हाथ से थाम लिया। आंखें बंद की। करप, दर्द, दम घुटने की कैफियत। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा रहा। खावर ने बिस्तर की चादरें इकट्ठी की, गिरें लगाई, पंखे के गिर्द फंदा सा लटकाया। वारिस इस दौरान बामुश्किल मेज पे बैठा था, यूं कि गर्दन बाएं तरफ बार बार लुढ़कती और वो बार बार इसको सीधा करता। सर की चोट इस जाविये से लगाई गई थी कि उसकी सारी की सारी मसामत दम तोड़ गई थी। खावर ने उसे कंधों से पकड़कर ऊपर खींचा, मगर वो अपना पूरा जोर लगाने लगा। खावर निचला होंठ दांतों से दबाए मजीद कुव्वत से खींचने लगा। वारिस का सर ऊपर हुआ। आंखों के सामने फंदा लहराया। उसने बेयकीनी से खावर को देखा। उन आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ बेयकीनी थी, और शायद दुख भी और सदमा भी। हाशिम ने आंखें खोली। बाथरूम का दरवाजा धकेला। अंदर कदम रखे।
गरमाइश बढ़ी तो खुद कार बत्तियां खुद ब खुद जल उठी। पूरा बाथरूम रोशन हो गया। वॉश बेसन की जगह खुली थी, वो सिंक लगे थे, ऊपर दीवार गिर शीशा। वो चौखट छोड़कर स्लैब तक आया, दोनों हाथों से उसे थामा और थामे थामे झुक गया, जैसे कोई उल्टी करते वक्त झुकता है। खाबर ने उसे खड़ा कर लिया था। उसकी गर्दन के गिर्द फंदा कसते हुए काफी दिक्कत हुई कि वो मज़ाहमत कर रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश, एक आखिरी कोशिश, आखिरी उम्मीद। ओह, जिंदगी कितनी अजीज होती है। मगर फंदा कस गया, पक्का, जोर का। खाबर नीचे उतरा, एक तवील और ठंडी सांस अंदर उतारी जो हड्डियों तक में घुस गई, और फिर जोर से मेज को ठोकर मारी। हाशिम ने आंखें उठाकर आईने में देखा, वो सुर्ख अंगारा हो रही थी। वो झुका, नल तले हाथ ले गया, पानी की धार उबली, हाथों के कटोरे में झील जमा की, उसे मुंह पे फेंका, आंखें बंद की। बूंदे चेहरे से लुढ़कती गर्दन पे टपकने लगी। शर्ट, कफ सब गीले हो गए। खाबर ठोकर मारकर पीछे हटा। वारस ने सर इधर उधर मारते खुद को छुड़ाने की कोशिश की। चंद एक झटके और, सांस हलक में आ पहुंचा। जिंदगी की डोरी टूट गई। पंखे के फंदे से झूलती लाश साकत हो गई। खाबर ने इसके हाथ खोले, जल्दी जल्दी पैर भी अलहदा किए, रस्सी को प्लास्टिक बैग में एहतियात से डाला, मुंह में ठूंसा कपड़ा निकालकर उसे बैग में डाला, उसे सील किया और उसके कागजात, लैपटॉप वगैरह समेटने लगा। हाशिम सीधा हुआ, तौलिए से चेहरा थपथपाया, बाल दोबारा ब्रश किए और कोट सीधा करता बाहर निकल आया। अलबत्ता उसके चेहरे का रंग सफ़ेद था, पट्टियों में लिपटी बेजान मम्मी जैसा सफ़ेद और पुस मुर्दा। आंखें गुलाबी थी। सीढ़ियां उतरकर वो नीचे आया, सारा और बच्चियों के करीब से गुजर गया, निगाह मिलाए बगैर। खाबर की वापसी तक पार्टी जारी थी। खाबर पहुंच गया और उसे तिरछी नजरों से देखकर इस बात में सर हिलाया। हाशिम ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। खाबर कंट्रोल रूम की तरफ चला गया। वो वहीं खड़ा रहा, उसके अंदर बहुत कुछ टूट जुड़ रहा था। फारस और हनैन वहां पहुंच गए थे, दोनों खामोश थे। हुनैन आकर सादी के साथ खड़ी हो गई। जुमर ने नरमी से उसे मुखातिब किया, हुनैन, तुम्हारी दोस्त से मुलाकात हो गई? हुनैन ने एक खफा खफा सी नजर दूर जरताशा से कुछ कहते फारस पे डाली और जी कहकर दूसरी तरफ देखने लगी। जुमर खामोश हो गई। वो इस खिजे खिजे रवैये की आदी थी, फिर भी जरताशा तुंदी से फारिस को देख रही थी। ऐन पार्टी वाले दिन ही हुनैन को कहीं जाना था और आपको ही ले जाना था। वो दबे दबे गुस्से से फारिस को देखकर बोली, ये पार्टीज तो हर हफ्ते होती हैं। उसने हस्बे आदत शाने उचकाए, इधर उधर देखा। हुनैन जरा दूर थी, जुमर साथ थी। उसने निगाहें फेर ली, और आप सिर्फ उन्हीं पार्टीज को क्यों अटेंड नहीं करते जिनमें प्रोसिक्यूटर साहबा होती है? फारस ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा, फिर बेइख्तियार हुनैन की तरफ। कहीं हन्ना ने इससे भी तो कुछ नहीं कह दिया? फिर जरा गुस्से से जरताशा को, क्या मतलब है इस फजूल बात का? आपने उसका रिश्ता मांगा था, नहीं मिला, फिर भी आपके दिल में क्या है जो आप इससे एराज बरतते हैं? फारस की अब्रू नागवारी से सुकड़े। मैंने उसका रिश्ता, ये किसने कहा तुमसे? हाँ, आपने नहीं बताया तो क्या कोई और नहीं बता सकता? तुमसे किसने कहा है? बस सख्ती और तैश से दबा दबा सा गुर्राया। जरताशा जरा धीमी हुई, शोहर के मूड के उतार रहा। उफ, हाशिम भाई ने बस इतना। फारस सुने बगैर पलटा और तेज तेज कदम उठाता अंदर गया। डाइनिंग हॉल की चौखट अबूर करके दाएं बाएं देखा। गुस्से से कनपट्टी की रग उभर आई थी। दाईं तरफ हाशिम पुश्त किए खड़ा किसी खातून से बात कर रहा था। फारस तेजी से ऊपर आया, करीब आकर उसको मुखातिब किया, खातून, 2 मिनट दें, मुझे बात करनी है। साथ ही सख्त नज़र हाशिम पे डाली। खातून तो फौरन हट गई, मगर हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करते फिरते हो मेरी पीठ पीछे? हाशिम के हलक में कुछ अटका। वीरान निगाहों से फारस को देखा। गिलास पकड़े हाथ पे नमी उभरी। इसे कैसे पता चला? मैं वाकई नहीं समझा। मेरे बारे में मेरी बीवी से बकवास मत किया करो हाशिम। वो जितने गुस्से से बोला, हाशिम के तनी असाब उतनी तेजी से ढीले हुए। रुका, सांस बहाल हुआ। ओह, तो ये बात है। मैं अब तक नज़रअंदाज करता आया हूँ जो हर वक्त तुम उसे मेरी और अपनी माली हैसियत का फ़र्क जताते रहते हो। कभी मेरी किसी बात को निशाना तनकीद बनाना, कभी किसी को। मगर इससे मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है। आइंदा, उंगली उठाकर तंबीहा की, आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा। कहकर वो मुड़ गया। हाशिम खिलाफ मामूल खामोशी मगर सुकून से उसे जाता देखता रहा।
फिर वापस पलट गया, अंदर का सारा इज़्तिराब छुपाए। दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो। अगली फजर अभी तारीख थी जब जवाहरात की आंख खुली। वो सीधी उठ बैठी, गर्दन मोड़कर देखा। औरंगजेब करवट लिए सो रहे थे। दोनों के दरमियान काफी फासला था। उसने तलखी से सर झटका, झुक कर स्लीपर्स पहने और खिड़की तक गई। बाहर स्याही थी, रोशनी से जरा पहले का अंधेरा। अजीब घुटन थी, फिजा में जैसे कोई ताफुन ज़दा लाश किसी ने बीच चौराहे पे रखी हो और उसकी बू नथनों में घुस रही हो। जवाहरात की खूबसूरत आंखों में नागवारी उभरी, गाउन पहना और डोरी को गिरा लगाती बाहर निकल आई। लाउंज तारीख था, बत्तियां ऑटोमेटिक थी। वो जिस जगह दाखिल होती वहां बत्ती जल उठती। उसने लाउंज में कदम रखे, बत्तियां जलती गईं। वो डाइनिंग हॉल तक आई, आगे निकल गई, बत्तियां साथ साथ बुझती गईं, अगली जलती गईं। डाइनिंग हॉल से परे एक और राहदारी थी। उसके आगे एक कमरे का दरवाज़ा बंद था, नीचे दर्ज से रोशनी आ रही थी। वो कंट्रोल रूम था। जवाहरात अचंभे से रुकी, आहिस्ता से करीब आई। साउंड प्रूफ दरवाजों से सुनना नामुमकिन था। उसने हैंडल पकड़कर घुमाया, दरवाज़ा खुलता गया। हाशिम मुस्तरब सा टहलता गुस्से से कुछ कह रहा था और खाबिर सामने खड़ा सर झुकाए सुन रहा था। मैंने क्या बकवास की थी, इसको खुदकुशी लगना। माँ को देखकर वो रुका, मगर तासुरात नहीं बदले। करीब आया, कोहनी से पकड़कर हैरान और परेशान जवाहरात को अंदर किया। दरवाज़ा बंद करके लॉक किया, कुर्सी खींचकर कहा, बैठे। वो नहीं बैठी, संगीनी महसूस करके बेचैनी से उसका चेहरा तकने लगी। हाशिम, कुछ गलत है ना? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वारिस वही शख्स था जिसके पास हमारे खिलाफ सबूत थे। मैंने खाबर को ओके कर दिया। खाबर ने उसे मार दिया है और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, उसकी फाइल्स, उसका लैपटॉप। इशारा किया उन पुरुषों की तरफ। जवाहरात बेदम सी होकर कुर्सी पर गिर गई, सर दोनों हाथों में गिरा लिया। खाबर तफसीलात बताता रहा। आखिर में उसने झुके सर को उठाया, गुलाबी पड़ती आंखों से हाशिम को देखा। क्या उसकी जान लेना जरूरी था? क्या अब हम कातिल भी हो गए हैं? अपने खानदान की हिफाजत करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बहरहाल अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। क्या मतलब? उसने खुदकुशी कर ली, बात खत्म? सबूत हमारे पास हैं। उसकी हैरानी पर हाशिम ने घूर कर खाबर को देखा। उसने सर झुका लिया। खुदकुशी कब लगेगी वो? उसने उसके हाथ बांधे, उसके सर पर चोट लगाई, कमर पे जूता रखा। मजामत के सारे राई जैसे निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहाड़ बनकर नजर आएंगे। तफ्तीशी अफसर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, और कितनों का मुंह बंद करना पड़ेगा। ये खुदकुशी नहीं लगेगी। जवाहरात उठ खड़ी हुई, बेचैनी से फिरती रही, फिर चौंक कर हाशिम को देखा। तो ठीक है, ये कत्ल भी हो सकता है। डाकू आए, सामान लूटा और बंदे को मार दिया। उसने चीजों की तरफ इशारा किया जो खाबर साथ लाया था। आसान नहीं होगा, फारस कभी भी इतने पे नहीं बैठेगा। हाशिम बेचैनी से नफी में सर हिला रहा था। सब खराब होता नजर आ रहा था। हाशिम, डोंट वरी, तुम कत्ल के वक्त पार्टी में थे, तुम्हारे पास एलिबाई है। जवाहरात अपनी बात पे खुद ही चौंकी। हाशिम ने भी चौंक कर उसे देखा। खाबर ने भी बेइख्तियार सर उठाया। एलिबाई? हाशिम किसी सोच में भटक गया। यानी किसी शख्स का जुर्म के वक्त किसी दूसरी जगह पे मौजूदगी की शहादत होना। मगर जवाहरात तेजी से उसके करीब आई। उसकी आंखें उम्मीद से चमकने लगी। फारिस पार्टी में नहीं था, वो फारिस की बात वापसी के बाद ही आया था। इस दौरान वो जाकर कत्ल कर सकता है और वापस आ सकता है। खाबर के यहाँ होने के गवाह हम दोनों होंगे और हाशिम की गवाही तो सारे मेहमान देंगे। फारिस, वो सोचती नजरों से उसे देखने लगा। फारिस पार्टी में नहीं था। फारिस सतीला भाई है, फारिस कातिल हो सकता है। हमें ये सब फारस पर प्लांट करना है। जवाहरात ने आगे बढ़कर दाएं बाएं तरतीब से लगी चीजों को देखा। रस्सियां प्लास्टिक बैग में थी। इस पे वारिस का डीएनए होगा। ये सब अगर पुलिस को फारस के घर से मिले तो इसे अपनी पड़ जाएगी। वो केस के पीछे ही नहीं पड़ेगा। हाशिम तज़्बज़ब से सुनता रहा जो उसे उसकी माँ चमकती आंखों के साथ बता रही थी। कहीं है कहीं भी नहीं लहू का सुराग, न दस्तो नाहुन कातिल, न आस्तीन पे दाग। फजर कज़ा हो चुकी थी। सुबह तलू होने लगी। फारस चाबी उंगली में घुमाता हुआ हॉस्टल की इमारत के अहाते में आगे बढ़ रहा था। मुंह में गम जमाते वो किसी गहरी सोच में गुम था। आज इतवार की सुबह थी, खामोशी छुई थी। वो चलता गया, फिर बरामदे में रुका। वारिस के कमरे का दरवाजा खटखटाया, एक दफा, दो दफा, 6 बार।
پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا۔ ہاں وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کس طرح زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث، وارث، دروازہ کھولو۔ وہ قدرے فکر مندی سے دروازہ دڑدڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ دو چار مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارا کو کال کی۔ سارا، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی۔ آج ہم نے… فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ دو آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سا لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازے کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔ پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا۔ پھر سیدھا ہوا، گردن اٹھائی، تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخو پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں، بے جان۔ فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کو پھیلائے، سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا۔ اسے بہت سے لوگوں کی خبر دینی تھی۔ کیسے؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر برآمدے کی ایک کرسی پر پیر اوپر رکھے حنین بیٹھی تھی۔ گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی، آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فور گرائنٹ، پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گرائنٹ تھا۔ ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے بات ختم مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا۔ مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں، بس۔ اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑ گیا تھا کہ لگتا تھا آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا، کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پونچھتی تسبیح پھیر رہی تھی۔ سعدی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، ارد گرد بڑی رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی، اس کی سعدی کی طرف پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھی۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔
कितनी देर बात करूं? दोबारा सादी भाई। उसने चौखट पे खड़े सादी को पुकारा। सारा सब सुन रही थी। उसके नाम पे गर्दन मोड़ कर देखा। वो सर झुकाकर आगे आया। सारा के सामने जमीन पर पंजों के बल बैठा। सारा ने भीगी वीरान आंखों से उसे देखा। उसकी नाक और गाल लाल हो रहे थे। मेरा दिल चाहता है सादी, मैं अपनी तमाम डिग्रियों को कहीं फेंक आऊं। इतने साल जिनके लिए मैंने ज़ाया कर दिए, वो साल में मैं वारिस के साथ भी गुजार सकती थी। क्या हम जिंदगी को रिवाइंड नहीं कर सकते? सिर्फ एक दिन के लिए, एक साल के लिए, थोड़ा सा ज्यादा वक्त, थोड़ी सी ज्यादा मोहलत सादी। आंखें बंद की टिप टिप आंसू चेहरे पर लुढ़कते गए। खाला। उसने झुका सर उठाया। हम जरूर उनके कातलों को ढूंढेंगे और उनको सजा दिलवाएंगे। उसके दिल की यासियत और जुड़ापन बढ़ गया था। क्या इससे वारिस वापिस आ जाएगा? फिर सारा ने खुद ही नफी में सर हिलाया। सादी लाजवाब हो गया। इस साल का जवाब इस सवाल का जवाब उसके पास तब नहीं था, या ये जवाब इसे कई साल बाद मिला था। कौन गवाही देगा हो उठकर झूठों की इस बस्ती में? सच की कीमत दे सकने का तो तुम में यारा हो तो कहो। बालकोनी में जवाहरात और हाशिम खड़े थे। दोनों मुस्तरिब मगर बज़ाहिर सकून से दूर नेक्सी की तरफ देख रहे थे, जिसके बरामदे में पुलिस के चंद एहलकारों के साथ फारिस खड़ा कोई क्लू दे रहा था। वो मुसलसल भुएं सफेद से कुछ कहे जा रहा था और ऑफिसर सुन रहा था। तुम्हें वो चीजें उसकी गाड़ी के बजाय घर में प्लांट करवानी चाहिए थी। जवाहरात नागवारी से सामने देखती बोली। हाशिम ने हल्का सा नफी में सर हिलाया। क्यों भूल जाती हैं कि उसका घर हमारी चार दीवारी के अंदर आता है? क्या सोचेगा कि जब कोई बाहर से अंदर सिक्योरिटी से गुजरे बगैर आ नहीं सकता तो उसके घर तक कैसे पहुंच सकता है? गाड़ी तो पूरे शहर में घूमती है। मगर जवाहरात का इज़्तिराब कम नहीं हुआ था। क्या अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी? नहीं, लेकिन अगर उसने खुदकुशी नहीं, कत्ल कत्ल की रटना छोड़ी तो करना पड़ेगा। जवाहरात ताज्जुब से उसकी तरफ घूमी। तो ये सब क्या है, ये तलाशी वगैरह? सिर्फ एक वार्निंग। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, फीकी मुस्कुराहट। जवाहरात कदरे मुस्तरिब सी वापस इधर देखने लगी, जहां फारिस बरामदे में खड़ा था। यहाँ तक आवाज नहीं आती थी। वो सिर्फ उसकी हरकतों से कनात से अंदाजा कर रही थी। झूठ बोल रही है वो साइकेट्रिस्ट। फारिस मुश्किल जब्त करके गुर्राया था। पुलिस ऑफिसर खामोशी से सुनता गया। वारिस ना कभी उसके पास गया था, ना वो कभी एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ लेता था। ये सब बकवास है। ये कत्ल है और आपको उसकी तफ्तीश करना होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक भांजी की दोस्त कौन है और कहाँ रहती है? वो जहन में एक नेहा लाया अमल तरतीब देते हुए पूछने लगा। वो अमरीकन है, गोरी, होटल में रह रही है। कल मिलवा दूंगा मैडम से इसको। वो नाखुश लग रहा था। क्या नाम है उसका? अलीशा, सादी ने जवाब दिया। वो अब उदास और मुजरिमिल सा फारिस के पीछे जा रहा था, जो इस सारी कार्रवाई से कतन खुश नहीं लग रहा था। हाशिम लब बींचे बेतासुर निगाहों से उसे जाते देखा गया। गर्दन में गिलची सी उभर कर गायब हुई। उसने हल्का सा सर झटका, गोया के नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जहन में कुछ खटक गया था। अलीशा अमरीकन है सदी? उसने उसे पुकारा। दूर जाता सादी पलटा, धूप के बाईस आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। फारिस से कहो मुझे अपनी अली भाई का नाम, होटल का पता वगैरह टेक्स्ट करे। मैं इसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेता हूँ। कोर्ट में हर जाविये से उसे जज किया जाएगा। ओके। सादी मुड़ गया। फारिस दूर जा रहा था। वो इसके पीछे चलता गया। हाशिम वहीं खड़ा उनको देखता रहा। फिर मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। खबर, कुछ देर में एक औरत का नाम और होटल का पता टेक्स्ट करता हूँ। मुझे उसके बारे में इतनी मालूमात चाहिए जितनी उसकी सगी माँ को भी ना हो। करख्तगी से कहकर फोन बंद कर दिया। 4 साल बाद हमाद और सादी के मुश्तरका रिश्तेदार की शादी के फंक्शन में खड़ा हाशिम बिना किसी करख्तगी के मुस्कुराकर किसी से बात कर रहा था। उसके मुखातिब ने कहा लगाया तो माजी में खोई हनैन चौंकी। इर्द गिर्द देखा। वो रंगों और रोशनियों से सजे फंक्शन में खड़ी थी। हाथ में पकड़े प्याले का ठंडा मीठा गर्म हो गया था। वो धीरे धीरे चलती वापस अपनी मेज तक आई। सुस्त रवि से बैठी। जुमर अब वहां नहीं थी। हुनैन ने जरा की जरा गर्दन मोड़ी। वो कदरे फासले पे जवाहरात के साथ खड़ी थी। हुनैन की रिश्ते को इनकार करने वाली बात पे अभी तक उसके वही तासुरात थे। शोक्ड सोच में डूबी हुई हुनैन ने हूँ कहकर रुख मोड़ लिया और सोफले खाने लगी। क्या तुम ये सोच रही हो कि यहाँ आकर तुमने गलती की? जवाहरात ने मुस्कुराकर नज़ाकत से अपने बाल उंगली से हटाए और साथ खड़ी जुमर को देखकर पूछा। वो खुद बैन गले वाले लंबे ऑफ वाइट गाउन में मलबूस थी और हमेशा की तरह जवान और तरोताज़ा लग रही थी। जुमर ने दुल्हा दुल्हन को देखते शाने उचकाए।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी। उस दिन सोनिया की सालगिरह पे भी मैंने ऐसी ही बात करके तुम्हें दुखी कर दिया था। जो रात ने नरमी से उसका हाथ दबाया। जुमर फीका सा मुस्कुराई, बोली कुछ नहीं। मैं दानिस्ता तौर पर तुम्हें एहसास दिलाने को ऐसी बात कर जाती हूँ। तुम खुद देखो अपने आप को। उस शख्स के पीछे तुम खुद को ज़ाया कर रही हो। डिप्रेशन एक मर्ज है और तुम इससे सेहतयाब नहीं हो सकी। वो नरमी से कह रही थी। जुमर फिर से सामने देखने लगी। उसकी आंखों में, मैं नहीं मानता इस रिपोर्ट को। वो मेरा भाई था। मैंने इसे गुस्ल दिया है। उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे। और उसकी वजाहत कैसे करेंगे आप? उसने शफाफ प्लास्टिक बैग में रखा मोबाइल और रस्सी दिखाई। हमने मोबाइल के जीपीएस को आपकी गाड़ी तक ट्रेस किया और ये रस्सी, ये सब चीज़ें आपकी गाड़ी से मिली हैं। उसने जोर देकर दोहराया। फारिस के लब भींच गए। तो वो उस रात उधर ही था। हो सकता है वो अपना मोबाइल मेरी गाड़ी में भूल गया हो या किसी ने उसको मुझ पर प्लांट किया हो। तो फिर क्या ही अच्छा हो गाजी साहब कि ये एक खुदकुशी ही हो, क्योंकि अगर ये कत्ल निकला तो ये पैकेट लहराया आपके पास से बरामद हुआ है। फारस ने समझते हुए उसे घूरते अस्बात में सर हिला दिया। बिल्कुल, यानी कि मैं इस केस को फॉलो ना करूं, वरना ये मेरे ऊपर डाल दिया जाएगा। तो फिर जाएं, वो करे जो करना है, क्योंकि मैं तो इस केस को नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाने का रास्ता बाजू से दिखाया। वो खामोशी से चले गए। फारिस खड़ा सोचता रहा। उसका गम अब गुस्से के मरहले में दाखिल हो चुका था। सादी सारा के कमरे से बाहर आया तो किचन में घुंघराले बालों की झलक दिखाई दी। जुमर वहां खड़ी थी। उस वक्त नुदरत को दवा दे रही थी। वो रोज आ जाती, फिर उनके साथ रहती। सादी को देखकर नरमी से तसल्ली देने के अंदाज में मुस्कुराई और फिर बाहर आ गई। वो दोनों साथ साथ बरामदे में आए। वहां अब हुनैन नहीं थी। जुमर उसकी जगह पे बैठ गई। सादी साथ खड़ा हो गया, मायूस, शिकस्ता, परेशान। हम यानी फारिस, मामू और मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस गए थे, मगर वहाँ कोई भी उस केस को शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जुमर ने हमदर्दी से उसे देखा। सादी, क्या ये वाकई खुदकुशी थी? जुमर, ये केस कैसे खुदकुशी थी जिसमें मामू के हाथ पे रस्सी बांधने के निशान थे? ये कत्ल था। उनकी फाइल्स गायब है, लैपटॉप, फोन गायब है। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर बसीरत से बात करती हूँ। वो यकीनन ये केस। वो क्यों जुमर? वो चिढ़ गया। खफकी से उसे देखा। आप क्यों नहीं? जुमर एकदम रुक गई, अचंभे से सर नफी में हिलाया। मैं मैं तो छुट्टी पे हूँ। छुट्टी वाले दिन ही मेरे मामू कत्ल हुए थे। मगर साथी, देखो बेटा, वो जरा रसान से कहती हुई आगे हुई। मुझे बहुत अफसोस है वारिस भाई, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मजेदार और रख रखाव वाले। जिस दिन से ये हुआ है हम सब अपसेट हैं, मगर मैंने इतने साल बाद अब ब्रेक ली है। सादी, मेरे पास रोज इतने कत्ल केस आते हैं। मैं बहुत सौ को भुगता चुकी हूँ। ये कोई भी दूसरा प्रोसिक्यूटर ले सकता है। मेरा होना जरूरी नहीं है। हमें आप पे एतबार है, बाकियों पे नहीं। वो जिद कर रहा था। मगर मैं एक हफ्ते में क्या कर लूंगी? फिर शादी के वक्त तो मुझे लाजमी छुट्टी पे जाना होगा। और वो सब जाते हुए कह रही थी और सादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से जुमर को देखा। आप आप शादी कैसे कर सकती हैं? जुमर एकदम से रुककर उसे देखने लगी। क्या मतलब? हमारा मामू कत्ल हो गया और आपको अपनी शादी की पड़ी है? जुमर उठ खड़ी हुई, शादी के बिल्कुल मुकाबिल। वो अब भी नासमझी से उसे देखकर समझने की कोशिश कर रही थी। शादी? मेरी शादी कल नहीं है, अभी 8 दिन तो हैं। और ये तो पहले से तय था। कार्ड बढ़ चुके हैं। अब इस ट्रेजिडी के बाद कोई धूमधाम नहीं होगी। शादी सादगी से ही होगी। मगर हम आपकी फैमिली में कितने लोग बाहर से छुट्टी लेकर आए हैं। सब तैयार हैं। अब कैंसिल तो नहीं होगा ना बेटा? जो होना है वो होना है। और हमारी फैमिली उमर, हम कितने टूट गए हैं। हमारे इस गम में आप हमें यूं छोड़कर शादी करने जा रही हैं। वो पे यकीन था और जुमर अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों नहीं समझ रहा। शादी? अम्मी नहीं रही। अब्बा मेरी शादी के बारे में बहुत वहमी हो गए हैं। मैं 29 साल की हूँ। मेरी एक तैयार शादी कैंसिल हो गई थी। अम्मी की डेथ की वजह से पहले हमने ये शादी 6 माह आगे की। अब दोबारा तो आगे नहीं होगी ना? आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? वो सदमे में था। जुमर मुतहैयर रह गई। बिना पलक झपके उसने शादी को देखा। खुदगर्ज? उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती सुनाई थी। मैं खुदगर्ज हूँ शादी?
क्या आप हमारे लिए इस शादी को आगे नहीं कर सकती? मगर वो अभी तक एक टिक उसे देख रही थी। खुद गर्ज, खुद गर्ज, खुद गर्ज। फिर लब भींच ली। हमें किसी से सिर्फ इतनी कुर्बानी मांगनी चाहिए जितनी वो दे सके। मुझे नहीं पता। उसे गुस्सा आने लगा। हमारे खानदान में एक कत्ल हुआ है और आप प्रोसिक्यूटर हैं। क्या आप हमारे लिए इतना सा भी नहीं कर सकती? हमारे गमों का क्या जुमर, और मेरी खुशियों का क्या? वो बस उसे देखती रह गई, कह न सकी। वो गुस्से में आगे बढ़ गया। जुमर ने गर्दन मोड़कर उसे जाते देखा और फिर परस लेकर बाहर निकल आई। घर आई तो बड़े अब्बा कमीज के कफ बंद करते आईने के सामने खड़े थे। वो कहीं जा रहे थे। सारी दोपहर वो भी सारा की तरफ थे। शायद आराम करके इधर ही जा रहे थे। अम्मी के जाने के बाद जो ज़रा कमज़ोर हो गए थे, मगर मजबूत रहने की अदाकारी अच्छी कर लेते थे। उसे देखकर मुस्कुराए, मुड़े। वो नहीं मुस्कुराई, ना मुड़ी। उनको देखती रही। उनकी मुस्कुराहट गायब हुई। गौर से उसको देखा। तो फिर तुम कितनी देर की तमहीद बांधोगी? मालूम था वो कुछ कहना चाहती है। आप फजीला आंटी से कह दें कि शादी 2-1 माह आगे कर दें। बड़े अब्बा के अब्रू सुखड़े। मजीद गौर से उसे देखा। क्यों? शादी के मामू फोत हुए हैं। जवान मौत है। कितनी खुदगर्जी की बात लगेगी अगर मैं। अल्फाज भरा गए, मगर उसे रोना नहीं था। खुदगर्जी? वो उसे देखते आगे आए, बिल्कुल सामने। और किधर से आ रही हैं ये बातें? दरवाजे को देखा जहां से वो आई थी। तुम फोतकी के घर से आ रही हो? मतलब शादी ने कहा है ये सब? उफ़ो! उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद कह रही हूँ। मौत की वजह से शादी आगे करनी चाहिए। नहीं की तो खुदगर्जी होगी। इतना तेज़ रद्द-ए-अमल ज़ुमर, यानी वाक़ई उसी ने कहा है। तो फिर बिल्कुल खामोश होकर मेरी बात सुनो। ज़रा सख्ती से हाथ उठाकर उसे रोका। अगली दफ़ा जब शादी कहे कि शादी आगे की जा सकती है तो कहना जब तुम्हारी दादी फोत हुई तब मेरी तैयार शादी आगे 6 माह कर दी थी। अगर वो कहे किसी रिश्तेदार की मौत पे की जा सकती है तो कहना तुम्हारी दादी की वफ़ात के सिर्फ 1 माह बाद फारस ने शादी की और हमने कुछ नहीं कहा। और अगर वो कहे कि तुम खुद गर्ज हो तो उसे बताना कि उसकी फीस कौन दे रहा है। अब्बा! उसने तड़प कर गुस्से से उनको देखा। वो सिर्फ इतना चाहता है कि मैं ये केस ले लूं। ये तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं शादी आगे नहीं करूंगा। नुदरत से भी मैं बात कर चुका हूँ। उसको कोई इतराज़ नहीं। तुम्हारी शादी पहले भी शादी की वजह से नहीं हो सकी थी, और वो बच्चा था। उससे गलती हुई थी। वो अब भी बच्चा है। अब भी गलती कर रहा है। फिर जरा धीमे हुए। वो अपनी तरफ से खलूस नीयत से ही कह रहा है, मगर वो बच्चा है। उसको इन बारीकियों की समझ नहीं। ये मौजू ख़त्म हुआ। वो कॉलर ठीक करते बाहर निकल गए। जुमर उनको देखती रह गई। टीवी पे कोई औरत किसी ड्रामे में कह रही थी, सच कहते थे लोग, भांजो भतीजों को प्यार दो या कुर्बानी, वो अपनी औलाद नहीं होते। उसने कोफ्त से रिमोट उठाकर टीवी बंद किया। मोबाइल पे कॉल मिलाई, फिर बोली तो लहजा सर्द था। सादी, सुबह मुझे ऑफिस में मिलो। हाँ, अपने फारस मामू या जिसके साथ भी आओ, मुस्तगीस जो भी है। तब तक मैं केस की पेशरफ्त पढ़ लूंगी। और फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पे अलबत्ता नाखुशी थी। जुमर खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मुद्दई न शहादत, हिसाब पाक हुआ। ये खून खाक नशीनिया था, रिस्क खाक हुआ। सामने 3 कुर्सियों पे वो तीनों थे। बेचैन सा आगे होकर बैठा 21 साल काम उमर सादी, उसके दाएं तरफ टांग पे टांग रखे सूट में मलबूस मोबाइल पे टाइप करता हाशिम। तीसरी कुर्सी पे जीन्स और गोल गले की शर्ट में मलबूस पीछे को होकर बैठा फारिस। हाशिम चूंकि इन से मुसलसल तामुन कर रहा था और वो एक प्रैक्टिस करने वाला वकील था, इसलिए और ख़ुद उसकी पेशकश पे इसको साथ लाए थे। गो कि वो और फारस आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये वो तस्वीर हैं, कंधों पे निशान, कमर पे जूता या किसी वजनी चीज़ से मारने के, सर पे चोट, हाथ पाँव पे रस्सी बांधने के निशान। फारस एक एक चीज़ पे उंगली लगाकर तस्वीर उसे दिखा रहा था। जुमर खामोशी से टेक लगाए बैठी उसे सुन रही थी। घुंघराले बाल जोड़े में बंधे थे, लौंग चमक रही थी। उसका बॉस उस पे इस्तीफे के लिए दबाव डाल रहा था। फातमी। हाशिम ने बिना चौंके सपाट चेहरे के साथ उसे देखा। मैंने उसे इस्तीफा देने से मना किया था, मगर वो परेशान था। आपको उसके बॉस से तफ्तीश करना होगी। उसका लैपटॉप, फाइल्स सब गायब हैं। वो यकीनन जिस केस पे तफ्तीश कर रहा था, उसमें मुलव्वस लोगों ने उसे मरवाया है। फारस कह रहा था, पूरे वसोक से। जुमर आगे हुई, सर इस बात में हिलाया।
एक फाइल निकाल कर उसके सामने रखी, खोली, उंगली से सफ़े पे एक जगह दस्तक दी। 2 रस्सियाँ, 1 मोबाइल फ़ोन, 1 कपड़ा जो ताहिल तफ्शीश है। सबूत नंबर 12, 13, 14 और 15 जो केस का रिकॉर्ड है। ये आपकी गाड़ी से बरामद हुआ है। मैं जानता हूँ। वो संजीदा था। फारिस, इस केस को शुरू करने से पहले मैं इस बात का तय्युन करना चाहती हूँ कि मैं इस्तग़ासा हूँ या दिफ़ा। इसलिए फ़िलहाल एक अटॉर्नी की हैसियत से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपका जवाब अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज के तहत महफूज़ रहेगा। अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज यानी मुवक्किल की बताई गई कोई बात, चाहे वो एतराफ़ जुर्म ही हो, वकील किसी को, हत्ता कि वो पुलिस को भी नहीं बता सकता। प्रिविलेज तोड़ने की सूरत में वकील का लाइसेंस मनसूख हो जाएगा और वो सारी ज़िंदगी वकालत प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। ओके। फारिस ने अचंभे से उसे देखकर सर हिलाया। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था गुफ्तगू किधर जा रही है। उसने सादी का कंधा थपका। हम बाहर चले जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। फारिस ने जुमर को देखते हुए हाथ उठाकर रोका। सादी ने नासमझी से सबको देखा। जुमर आगे हुई, संजीदगी से फारिस को देखा। क्या आपने अपने भाई फारिस काजी का कत्ल किया है या किसी भी तरह आप इस केस कत्ल में मुलव्वस हैं? सादी का दिमाग भग से उड़ गया। उसने बेयकीनी से जुमर को देखा। फारिस के जबड़े भींच गए। हाशिम ने मुश्किल मुस्कुराहट रोकी। इंटरेस्टिंग। नहीं, हरगिज़ नहीं। वो रुका। उसे वाकई सदमा हुआ था। आप कैसे सोच सकती हैं कि मैं अपने भाई को मार सकता हूँ? फारिस, आप कानून भी जानते हैं और तफ्तीश का तरीक़ेकार भी। आपने भी बहुत सी तफ्तीश इस तरह शुरू की होंगी और आप खामोश रहें। उसने जज्बाती होकर कुछ कहते सादी को सख्ती से हाथ उठाकर खामोश कराया, मगर वो चुप होने पे आमादा नहीं था। फूफो, आप ये क्या? मैं इस वक्त आपकी फूफो नहीं हूँ। सादी, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ। मैं बिल्कुल भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपने दोबारा टोका तो मैं आपको बाहर जाने का कह सकती हूँ। वो खामोश होकर पीछे हो गया, अलबत्ता बार बार फारिस को देखता था। वो फारिस की तरफ मतवज्जो हुई, संजीदा, सपाट। तो फिर ये आपकी कार से क्यों बरामद हुए? किसी ने मुझे सेटअप करने की कोशिश की है। ओके। जुम्मन ने इस बात में सर हिलाया। तो मैं इस बात को सच समझूं कि आप इस कत्ल में मुलव्वस नहीं हैं।